नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में जल्द न्याय पर दिया जोर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला न्यायपालिका सम्मेलन का किया उद्घाटन। डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। देश को आज मिली 3 वंदे भारत ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को मिली मजबूती। रेप मर्डर केस में ममता सरकार पर भाजपा का लगातार हमला जारी। कोलकाता में भाजपा के धरने का आज तीसरा दिन। बैकफुट पर आई टीएमसी भी कर रही है प्रदर्शन। यूपी और दिल्ली में चिकित्सकों का शांतिपूर्ण मार्च। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अहम बैठक। संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। 3 दिन चलने वाली बैठक में संगठन के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। और देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस परीक्षा उत्तर प्रदेश में बिना किसी बाधा के हुई संपन्न। यूपी के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा, सिर्फ मेधावी छात्रों को ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद मिलेंगी नौकरियां। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के न्यायिक अधिकारी शरीक हैं। सम्मेलन में जिला न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों जैसे बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, केस प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इन विषयों पर मंथन के लिए सम्मेलन में 5 सत्र आयोजित किए गए हैं। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला न्यायपालिका को न्याय की प्रथम सीढ़ी बताया। पीएम ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका ने लोकतंत्र संरक्षक के तौर पर अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाई है। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद जब भी मौलिक अधिकारों पर प्रहार हुए हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारों की रक्षा की है। पीएम ने कहा कि जब कभी देश की सुरक्षा का सवाल आया है, तो न्यायपालिका ने हमेशा राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के मामले में जल्द न्याय देने की जरूरत पर बल दिया। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बीते 1 दशक में न्यायपालिका के आधुनिकीकरण के प्रयासों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि जिला न्यायपालिका में मूलभूत ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करीब
4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। न्याय में इस देरी को खत्म करने के लिए बीते एक दशक में कई स्तर पर काम हुआ है। पिछले 10 वर्षों में देश ने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आपको एक और तथ्य जानकर खुशी होगी, पिछले 25 साल में जितनी राशि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की गई, उसका 75% पिछले 10 वर्षों में ही हुआ है। इन्हीं 10 वर्षों में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए 7,500 से ज्यादा कोर्ट हॉल और 11,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने नए आपराधिक कानूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में इसको लेकर जिला न्यायपालिका को तेजी से प्रशिक्षित करने पर भी जोर दिया। इन कानूनों की भावना है सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। हमारे क्रिमिनल लॉज शासक और गुलाम वाली कॉलोनियल सोच से आजाद हुए हैं। सेडिशन जैसे अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया गया है। न्याय संहिता की सोच नागरिकों को सजा देगा, यही एकमात्र नहीं है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देना भी है। इसलिए एक और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कानून बने हैं। दूसरी ओर पहली बार मामूली अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मान्यता मिली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड में समन भेजने की व्यवस्था बनाई गई है। इससे न्यायपालिका पर पेंडिंग केसेस का बोझ भी कम होगा। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जिला न्यायपालिका के महत्व पर प्रकाश डाला। The quality of our work and the conditions in which we provide justice to citizens determines whether they have confidence in us and is a test of our own accountability to society. The district judiciary is therefore called upon to shoulder tremendous responsibility and is aptly described as the backbone of the Indian judiciary. The spine is the core of the nervous system. To sustain the spine of the legal system, we must stop calling the district judiciary as the subordinate judiciary. 75 years after independence, the time has come for us to bury one more relic of the British era, the colonial mindset of subordination. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायपालिका को लेकर प्रधानमंत्री के विजन को रेखांकित किया। He has consistently expressed his regard for the judiciary and has presented his vision for its evolution, a vision that emphasizes in simplicity in both the legislation and judgment writing, making them less technical, less legalistic, and more citizen-friendly. He has been an advocate for embedding Indian ethos into our laws, a thought we should be mindful of. He is dedicated to enhancing the ease of living, the ease of doing business, encouraging dispute resolution, and minimizing litigation. His perspectives and insights will serve as words of wisdom to us as we continue in our efforts to serve the common man better. और आपको बता दें कि रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ियां
उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। पीएम ने मेरठ, लखनऊ, मदुरै, बेंगलुरु और चेन्नई, नागरकोइल मार्गों पर इन सेवाओं का शुभारंभ किया है। इन ट्रेनों से यात्रियों को विश्व स्तरीय सेवाएं मिलेंगी। साथ ही साथ इनसे यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में रेलवे के विस्तार और विकास का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सेवाओं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को बहुत लाभ होगा। पीएम ने तमिलनाडु और कर्नाटक में नई वंदे भारत सेवाओं को अहम बताया है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण भारत का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है। तमिलनाडु में 6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी। इसी तरह कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। आज वंदे भारत ट्रेनों की 8 जोड़ियां पूरे कर्नाटका को जोड़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत का तेजी से विस्तार हो रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि वंदे भारत ट्रेनें सफलता की एक नई इबारत लिख रही हैं। वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। ये संख्या वंदे भारत ट्रेनों की सफलता का सबूत तो है ही, ये आकांक्षी भारत की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां जहां वंदे भारत ट्रेनें पहुंच रही हैं, वहां पर विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में रेलवे के विकास के लिए पिछले 1 दशक में हुए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को अभूतपूर्व बताया। देश भर में 1326 स्टेशन का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कवच जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी देश में डेवलप की गई। अभी हाल ही जुलाई में ये कंप्लीट हुआ इसका डेवलपमेंट, और अब मिशन मोड में देश भर में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया है कि हम सब 3 गुना मेहनत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल परिवार के 12 लाख सदस्य आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी
देश की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए जी जान लगा देंगे। आपने तो रेलवे को जिया है, आपका रेलवे के साथ इमोशनल कनेक्ट है। आपके इस सदैव अनवरत मार्गदर्शन के लिए आपका आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसमें से एक ट्रेन कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्य शहरों को जोड़ेगी। इस पर हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने मदुरै स्टेशन पर इस नई ट्रेन का जायजा लिया। ये है नए भारत की नई पहचान, वंदे भारत ट्रेन। फिलहाल पूरे देश में 100 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन का आवागमन जारी है, जो तकरीबन 280 शहरों को जोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मदुरै से बेंगलोर कैंट, मेरठ से लखनऊ और चेन्नई से नागरकोइल के बीच 3 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आप समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी की ओर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का फोकस रहा है, यानी रेल को गति तो देश को प्रगति, उसका ये एक जीवंत उदाहरण है कि आज देश में 102 के बाद ये 3 यानी 105 वंदे भारत ट्रेन जो है वो दौड़ रही है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो हवाई जहाज की तर्ज पर इसके अंदर सारी सुविधाएं हैं जो आपने इसके पहले भी वंदे भारत ट्रेन के अंदर देखा होगा। एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करें तो 180 डिग्री तक घूमने वाले जो है रोटेटिंग चेयर हैं। हर तरह की सुविधाओं से ये ट्रेन लैस है। खास तौर पर 2 जो बड़े व्यावसायिक शहर हैं, मदुरै और बेंगलोर, यानी एक आईटी शहर और एक जो है टेक्सटाइल शहर, इन दोनों के बीच यहाँ के व्यापारी हों, यहाँ के स्टूडेंट्स हों, यहाँ के कारोबारी हों या यहाँ के सर्विस क्लास हो, उनको एक बड़ा तोहफा इसे माना जा सकता है भारतीय रेल की तरफ से। कैमरामैन जगमोहन के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, मदुरै। और दिल्ली में आयोजित ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विश्व में चीन की समस्या एक आम समस्या है। हम दुनिया के अकेले देश नहीं हैं जो चीन के बारे में बहस कर रहे हैं। आज यूरोप में भी चीन एक बड़ी बहस का विषय बना हुआ है। My point is there is a general China problem. We are not the only country in the world which is having a debate about China. Go to Europe and ask them, what is today among your major economic or national security debates? It's about China. Look at the United States. It's obsessed with China, and rightly so in many ways. So the fact is, let's not make out as though it's only India which has a China problem. India has a China problem, a special China problem. That's over and above the world's general China problem. आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक केरल के पलक्कड़ में आज से शुरू हो गई है। इसमें भारतीय मजदूर संघ और विहिप जैसे 32 संगठन हिस्सा ले रहे हैं। 2 सितंबर तक चलने वाली इस बैठक में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले सहित संघ के सभी शीर्ष पदाधिकारी और 32 संघ प्रेरित संगठनों के प्रमुख नेता शामिल हैं। 3 दिन चलने वाली इस बैठक में संगठन के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक आज पालाक्कड़ केरल में शुरू हो चुकी है। ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी। बैठक में 32 अनुसांगिक संगठनों ने हिस्सा लिया है, जिसमें प्रमुख रूप से बीजेपी, बीएचपी, भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति जैसे तमाम संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ये पहली आरएसएस की बैठक है और इसमें संघ के शताब्दी वर्ष पर चिंतन किया जाएगा। किस तरीके से संघ के शताब्दी वर्ष का आयोजन किया जाए और विजयदशमी से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, ऐसे में बांग्लादेश में पुनर्वास को किस तरीके से स्थापित किया जाए, इस पर भी चिंतन किया जा सकता है। इसके अलावा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। और बात की जाए बंगाल में जिस तरीके से महिलाओं पर क्रूरता हो रही है, ऐसे में सामाजिक चिंतन किस तरीके से किया जाए और महिलाओं
को कैसे सुरक्षा दी जाए, यहाँ पर चिंतन किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आरएसएस जिस तरीके से आपात स्थितियों में लोगों की सेवा करता है। अभी हाल में ही केरल के वायनाड में जब भूस्खलन हुआ था और आरएसएस ने वहां पहुंचकर लोगों की मदद की थी, आपात स्थिति में आरएसएस और बेहतर ढंग से किस तरीके से काम करे, इस पर भी यहाँ पर चिंतन किया जाएगा। ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी और इस बैठक में 32 संगठन भाग ले रहे हैं, जिसके बाद भविष्य की आरएसएस की रणनीति इस बैठक में तय की जाएगी। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, पलक्कड़। और झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा भाजपा में शामिल हो गए हैं और इस अवसर पर राज्य भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी और पूर्व सीएम चंपई सोरेन मौजूद थे। इस साल की शुरुआत में उनकी पत्नी गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।